हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th के नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एटम। आज अपन स्टडी करेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। जैसे अपन जानते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी अपने पास सब्सटेंस होता है, उसका सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी एटम होती है। अब एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, कितने सिद्धांत उसके लिए बनाए गए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उसकी सारी की सारी स्टडीज के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे इसकी थ्योरी देने के लिए वो थे डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल इज एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मटेरियल की एटम होती है। क्लियर दैट? और उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, विच इज न्यूट्रल। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। उन्होंने एक बात और बताई थी कि आपके जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी क्या है सब्सटेंस, जितने भी मटेरियल है, एवरी सब्सटेंस, एवरी मटेरियल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, every material have different atom। सभी क्या होते हैं? डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा। मेटल की बात कर लें, एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। सबके एटम डिफरेंट साइज के, डिफरेंट टाइप के होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, साइज अलग होगी। क्लियर दैट? ये सारी बातें किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी। बट उन्होंने क्या नहीं बताया अपने को, उनके फेलियर क्या क्या थे? वो थे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन इसमें होता है या नहीं होता। बस उन्होंने ये डायरेक्टली बता दिया कि ये एटम है और इस एटम के अंदर क्या होता है? बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और सारे पदार्थों के जो मेटेरियल एटम होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बट ये सिद्धांत याद तो नहीं चल सका। ठीक है। उसके बाद आए अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ये साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। इसी थ्योरी को क्या किया? आगे बढ़ाया। उन्होंने ये बात तो मान ली कि भाई एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब टोटल चार्ज ऑन द एटम इज 0। उन्होंने ये बात भी मान ली कि एवरी मटेरियल हैव डिफरेंट एटम। उन्होंने ये बात भी मान ली थी कि सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम होती है। बट उन्होंने एक चीज और बताई थी। वो क्या बताई थी? कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। मतलब ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। वो जो स्पेयर होता है उसमें ऑलरेडी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पूरे में के अंदर है। और इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से पहले होते हैं? सीड्स इन ए वाटरमेलन। जो वाटरमेलन होता है तरबूज होता है, उसके अंदर जो बीज फंसे रहते हैं, धसे रहते हैं, वो किस प्रकार धसे रहते हैं? उसी प्रकार से इस एटम के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? उसके अंदर फैले रहेंगे। तो जितनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है उतनी मात्रा में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस कारण टोटल एटम का चार्ज क्या रहेगा? ऑलवेज 0 रहेगा।
और इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। खाली नॉलेज के लिए बताई जा रही है आपको सारी बातें, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे। प्लम पुडिंग मॉडल कहा था उन्होंने। क्यों कहा था? कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फैले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो इम्बेडेड है, भरे हुए हैं, वो किस प्रकार से भरे हैं? जैसे पुडिंग के अंदर प्लम भरे रहते हैं, अरेंज होते हैं, उस प्रकार से इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स फील है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? प्लम पुडिंग मॉडल नाम दे दिया। ये मॉडल भी याद नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका? क्यों? उन्होंने इलेक्ट्रॉन, और इसको तो बता दें इलेक्ट्रॉन होता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा। उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कवर नहीं की, और उन्होंने ना ये बताया कि इसका अब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से डिफाइन होगा, उसको भी उन्होंने कोई भी डेफिनेशन नहीं दी। स्टेबिलिटी नहीं बताई थी, और अब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिफाइन नहीं किया था। इस कारण जेसन थॉमसन फेल हो गया। इसके जब इन्होंने मॉडल दिया था, उससे कुछ समय बाद ही इनके जो स्टूडेंट थे, जिनका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने स्टूडेंट की हेल्प से, है ना। जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया विथ स्टूडेंट, उनके जो स्टूडेंट थे गाइगर और मर्सडन। ये दो स्टूडेंट थे, गाइगर एंड, इनके हेल्प से उन्होंने एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका था, तो इसी कारण यह मॉडल भी क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या किया? गाइगर मर्डन जो एक्सपेरिमेंट था उसको बेस लेके, उसको आधार लेके उन्होंने अपनी तरफ से एक मॉडल प्रस्तावित किया, अपने मॉडल से एक मॉडल दिया था। उस मॉडल को क्या कहते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो अब सब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर तरीके से, अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रदरफोर्ड के एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, और उसके रिजल्ट क्या थे, और किस प्रकार से वो आपके एटॉमिक मॉडल को डिफाइन करता है। एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एल्फा पार्टिकल को स्कैटर करने का एक्सपेरिमेंट था, जो किसने किया था? जो अपने रदरफोर्ड थे, उसके स्टूडेंट थे गाइगर और मर्सडन, उनकी हेल्प से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया था? उनको फाइनेंस किया था, अपनी लैब दी थी, सारे काम उन्होंने किए थे, ठीक है। प्रयोग क्या था वो देखिए। उन्होंने क्या किया? एक लेड बॉक्स लिया। क्या लिया? एक लेड बॉक्स। अब लेड बॉक्स क्यों लिया इसके बारे में बताऊंगा मैं। इसके अंदर उन्होंने क्या रख लिया? एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा सब्सटेंस रख लिया जो क्या काम करे? रेडियो एक्टिव हो, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता हो। उसके लिए उन्होंने लिया बिस्मिथ 83 बिस्मिथ 214, ये उन्होंने सब्सटेंस लिया, ठीक है। अभी बिस्मिथ जो है वो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, जिधर उसको जगह मिलेगी उधर रिलीज करता रहेगा। मान ले इधर रिलीज कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, चारों रिलीज कर रहा है, ठीक है। बट ये जो लेड है, तो जो इधर जो जा रहे हैं उन सबको क्या कर लेगा? ये अब्सॉर्ब कर लेगा। केवल इधर वाले क्या होंगे? बाहर निकल के आएंगे। क्लियर दैट। अब इनको भी क्या करना है अपने को? एक नैरो बीम बनाना है। तो उन्होंने क्या किया? यहां पर ब्रिक्स लगा दी, किसकी? लेड की। क्या कर दिया? लेड की ब्रिक्स लगा दी कोलिमीटर का काम करने के लिए। लेड ब्रिक्स, ये आपका लेड बॉक्स, ये आपका बिस्मिथ है। इससे क्या होगा? जो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो नैरो बीम की फॉर्म में निकलेंगे। इनको कहां उन्होंने स्कैटर्ड किया, कहां उन्होंने उसको इंसिडेंट किया? एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल पर क्या किया इन्होंने?
इंसिडेंट करवाया, गोल्ड फॉइल पे जैसे उन्होंने इंसिडेंट करवाया तो कुछ अल्फा पार्टिकल मान लिया किसी एंगल से क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए, कुछ इधर से लगे, कुछ नीचे आ गए, कुछ सीधे गुजर गए। ठीक है, वो अपन बाद में स्टडी करेंगे कौन कहां गया। इन अल्फा पार्टिकल को देखने के लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई। क्या लगाई, एक स्क्रीन। स्क्रीन कौन सी, जिस पर जेड ने क्या कर दिया, लेपन कर दिया। जेड उन्होंने क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी। वो किसने लगाई कि जब भी अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से टकराएगा तो एक फ्लैश उत्पन्न करेगा, एक चमक उत्पन्न करेगा, जिसको अपन आराम से डिटेक्ट कर सकेंगे। और चमक ऐसे दिखेगी नहीं अपनी आंखों से, क्योंकि चमक बहुत छोटी होगी। तो चमक को देखने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक लगा दिया। क्या लगा दिया, माइक्रोस्कोप। किसको देखने के लिए, इस चमक को देखने के लिए। ये क्या आपका स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ये आपकी गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल ली उन्होंने वो किस साइज की ली, 10⁻⁻7 टू 10⁻⁸ मीटर की रेंज की। पहली बात तो ये कि गोल्ड फॉइल क्यों ली उन्होंने, गोल्ड पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया, उसका रीजन ये था कि गोल्ड फॉइल को अपन चाहे जितना पतला बना सकते हैं, बहुत ज्यादा थिन बना सकते हैं। किसको, गोल्ड फॉइल को बना सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, गोल्ड के जो एटम की स्टेबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये एटम खुद स्कैटर्ड नहीं होंगे, क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड कर देंगे। इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल चुना। और गोल्ड फॉइल की साइज उन्होंने क्या ली, 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ ली। ये क्यों ली, उनका मानना ये था कि इतनी पतली परत बन जाए, इतनी थिन लेयर बन जाए कि केवल एक लेयर में एक ही एटम की लेयर हो। लेयर किसकी हो, एक एटम लेयर हो, उसके पीछे और कोई एटम अवेलेबल ना हो। इसलिए उन्होंने क्या लिया, थिन गोल्ड फॉइल ले ली। रेंज क्या थी, अप्रोक्स 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ मीटर की रेंज थी, ताकि इसमें केवल एक ही लेयर बन सके, किसकी, एटम की। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या किया उन्होंने, एक वैक्यूम चेंबर के अंदर बंद कर दिया। ये क्या आपका वैक्यूम चेंबर। वैक्यूम चेंबर क्यों लिया, क्योंकि यदि एयर होगी, यहां पे एयर होगी, तो जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो एयर के मॉलिक्यूल से टक्कर कर सकता है, उससे कोलिजन हो सकता है। यदि उससे कोलिजन हो गया तो ये पहले स्कैटर्ड हो जाएगा, तो अपने को जो रिजल्ट मिलने वाले थे उसमें क्या आ जाएगी, कोई ना कोई एरर आ जाएगी। तो उस एरर को कम करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, इसके चारों ओर वैक्यूम बना दिया। इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ गई, ये था उनका प्रैक्टिकल। दोबारा सुन लेंगे, क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स अवेलेबल काम में लिया अपन ने, जो क्या काम करता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। अल्फा पार्टिकल को नैरो बीम बनाने के लिए उन्होंने क्या लिया, लेड की ब्रिक्स लगा दी, जो क्या काम कर रही हैं, बिल्कुल नैरो बीम बना रही हैं। उन नैरो बीम को उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट किया। गोल्ड फॉइल पार्टिकल क्या करेंगे, गोल्ड फॉइल के जो एटम है वो क्या करेंगे, इसको स्कैटर्ड कर देंगे। ठीक है, स्कैटर्ड कर देंगे। स्कैटर्ड पार्टिकल को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई, स्क्रीन के ऊपर जेडएनएस का लेपन कर दिया, जेडएनएस की परत चढ़ा दी। क्यों, ताकि वो फ्लैश देख सके। वो फ्लैश बहुत छोटा होता है, उसको अपन अपनी नंगी आंखों से अपन सिंपली उसको देख नहीं सकते, इसलिए क्या लगाया अपन ने, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, ताकि उस फ्लैश को अपन डिटेक्ट कर सके। क्लियर दैट। अब इस एक्सपेरिमेंट के कारण उनके पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए, उस ऑब्जर्वेशन को अपन देखेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, फटाफट उतार लीजिए एक बार डायग्राम को। उतार लिया हुआ सभी ने, चलिए अब इसके अपन ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या अपने को ऑब्जर्व हुआ। इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। अपन पहले बात करेंगे इसके ऑब्जर्वेशन की, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला अपने को। ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। एक ग्राफ दिया गया अपने को, ग्राफ क्या दिया गया है, यहां पे अपने को दिए गए नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड
नंबर ऑफ और यहां पे स्कैटरिंग एंगल, थीटा। ये तो दिया गया अपने को, ये मान लिया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 एंड सो। ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 140 एंड सो चलता जाएगा। उन्होंने क्या देखा कि कम एंगल पर एल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, और जैसे जैसे अपने एंगल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर उनका 1 क्या था कि मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट या पास स्ट्रेट थ्रो गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब उनमें कोई भी अट्रैक्शन, रिपल्सन, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, ना उसमें कोई डिफ्लेक्शन आया। इज दैट क्लियर? फिर उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि सम अल्फा पार्टिकल get deflected below 90 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए जो 90 डिग्री से भी कम एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। फिर उन्होंने देखा कि ए फ्यू, बहुत कम अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड 90 डिग्री और अबव 90 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ कम उनसे क्या हुए 90 डिग्री से कम पे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 और 90 से ज्यादा एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। और ओकेजनली one alpha particle in 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, 180 डिग्री से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब जिस पाथ पे आया था दोबारा उसी पाथ पर लौट गया। वो क्या था, ओकेजनली होता है एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या थी कि 10,000 में से 10,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या कर रहा था, 180 डिग्री से क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आपको? देख लीजिए फटाफट से, आगे चले। ऑब्जर्वेशन ले लिया, अब ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या मिला आपको, वो रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या था, इसके ऑब्जर्वेशन अपने को रिजल्ट क्या मिला, किसके ऑब्जर्वेशन से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था उसके रिजल्ट क्या थे वो देखते हैं अपन। तो मान लिया अपने पास ये एटम है, ये क्या है, एटम है, ठीक है। इसमें यहां अपने पास मान लिया चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज। क्या बताया अपन ने, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, तो मोस्ट ऑफ मैक्सिमम जो थे वो क्या हो गए, सीधे गुजर गए। यहां से आए और यहां पर सीधे गुजर गए, कुछ और गुजर गए सीधे, कुछ और सीधे गुजर गए।
सम एंगल पार्टिकल गेट रिफ्लेक्टेड बिलो 90 डिग्री, कुछ क्या थे 90 डिग्री से कम एंगल पर क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर दैट। और ए फ्यू बहुत कम एंगल पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए 90 और अबव 90 डिग्री क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और उनमें से कोई एक 10,000 में से कोई एक ऐसा था जो क्या था, सेंटर पे जा रहा था, वो वापस 180 डिग्री से क्या आ गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, बाउंस बैक हो गया अपने ही पाथ के ऊपर, उसने अपने पाथ को क्या किया, रिट्रेस किया। इज दैट क्लियर। इससे क्या पता लगा अपने को कि मोस्ट ऑफ एंगल सीधे गुजर गए, मतलब मोस्ट ऑफ इसका जो स्पेस है, मोस्ट स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट स्पेस। इसके अपन रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट नंबर 1 क्या आएगा इसका, वो देखते हैं कि मोस्ट स्पेस या मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। बात समझ में, मैक्सिमम स्पेस क्या है इसका, एम्प्टी, खाली है, कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो क्या करता, वो उसको डिफ्लेक्ट करता, किसी न किसी एंगल से उसको डिफ्लेक्ट करता, उससे अट्रैक्शन लेता या रिपल्सन करता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाता। पर यहां कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं, मतलब मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर। सेकंड बात, अपन ने देखा कि कुछ इधर जा रहे कुछ इधर जा रहे, लेकिन एक ऐसा था जो क्या था, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यों रिफ्लेक्ट किससे होगा, ये रिपल किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज से होगा, क्योंकि एल्फा पार्टिकल पास ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, मतलब यहां क्या था, पॉजिटिव चार्ज था और बहुत ज्यादा मात्रा में था, तब इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखेंगे इसके अंदर, ऑल पॉजिटिव चार्ज, all positive charge and mass, total mass are concentrated in very short place, is called एट सेंटर, लिख दो, all positive charge and total mass are concentrated at center in very short place is called nucleus of atom। कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास कहां कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और उस प्लेस को अपन क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं ऑफ द एटम। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस ऑफ द एटम हो गया। और इसका पहला रिजल्ट क्या निकला कि सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर सराउंडेड, ऑल इलेक्ट्रॉन आर सराउंडेड टू न्यूक्लियस। सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस चारों ओर क्या है, घूम रहे हैं, क्या है, चारों ओर फैले हुए, जैसे क्लाउड फैला रहता है अपने पास। ये सारे सारे क्या थे, इसके रिजल्ट थे। किसके रिजल्ट थे, एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट। पहला रिजल्ट, सारा सारा मैक्सिमम पार्ट क्या होता है एटम का, खाली होता है, वहां कुछ भी नहीं होता है। दूसरा रिजल्ट क्या था कि जो सारा सारा पॉजिटिव चार्ज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास कहां कंसंट्रेट होता है, उसके सेंटर पे। उस सेंटर को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ऑफ द एटम। और सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सराउंडेड होते हैं टू द न्यूक्लियस। क्लियर दैट, बात समझ में आ गई सारी आपको। ये क्या था, इसका रिजल्ट था। अब अपन ने क्या किया, अपने बता दिया न्यूक्लियस होता है। अब क्या कर दिया, इस एक्सपेरिमेंट में ही उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की साइज का एस्टीमेट लगाया कि न्यूक्लियस की साइज क्या हो सकती है। तो वो अपन देखते हैं, न्यूक्लियस की साइज के लिए एस्टिमेशन। इसको अपन डिफाइन करते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच
क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल दो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका दूसरा नाम क्या दें अपन, एस्टिमेशन। न्यूक्लियस साइज, न्यूक्लियस साइज से क्या लगाना आपको, एस्टिमेट लगाना है कि न्यूक्लियस साइज एक्चुअली है क्या, कितना बड़ा है। तो देखो खाली इसको देखिए आप, बाकी तो अपन कह रहे हैं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ उनसे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इससे हुआ, तो ये यहां पर आया, यहां तक पहुंचा, दोबारा चला गया। मतलब ये जो डिस्टेंस हुई इसकी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस पता लग जाए तो क्या इसे क्या कहेंगे अपन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह देंगे अपन। इस डिस्टेंस क्या कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जाते उसको क्या लगा, मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स लगा, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे आर नोट से, और ये क्या बताएगा, रेंज ऑफ न्यूक्लियस साइज को बताएगा। क्लियर है? तो इसको निकालते हैं अपन, डिराइव करते हैं, चलिए देखते हैं। देखेंगे ये आपका एटम, ये क्या है अपना एटम, ये मान लिया अपन ने न्यूक्लियस, छोटा मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस आपका, इसके चार और क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल आया, यहां तक पहुंचा, दोबारा रीबाउंड हो गया 180 डिग्री से, अल्फा पार्टिकल। ये क्या आपका एटम, और ये क्या है अपना न्यूक्लियस। ये जो डिस्टेंस आएगी, इसको नीचे बढ़ाते हैं अपन, इसको नीचे बढ़ाते हैं। इस डिस्टेंस को अपन क्या कह रहे हैं, आर नोट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं, मान लिया जो अल्फा पार्टिकल, उसका मास कितना है, एम है, एम मास है, अल्फा पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कौन से एक्स के ऊपर, न्यूक्लियस के एक्स के ऊपर। मतलब न्यूक्लियस की डायरेक्शन क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, न्यूक्लियस से टक्कर करेगा, कोलिजन होगा, कोलिजन एक्चुअली टच तो करेगा नहीं, वैसे कोलिजन होगा तो दोबारा क्या आएगा, रिबाउंड आ जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस पे वो रुका, उस डिस्टेंस को अपन क्या कह रहे हैं, आर नोट कह रहे हैं। उस डिस्टेंस को अपन क्या करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो देखिए पहले सपोज दैट मास क्या है इसका, एम है, वेलोसिटी क्या है इसकी, v है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी हो जाएगी, के अल्फा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट नहीं है। इस पर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, दुगना होता है प्रोटॉन तुलना में, तो प्लस का 2e। नेक्स्ट, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्लस का z। क्लियर? देखेंगे एक बार, चाहते हैं क्या अपन चाहते हैं कि अपने को ये डिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, अपन ने देखा कि एक अपने पास क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, किससे टक्कर करने के लिए, न्यूक्लियस से टक्कर करने। ये आपका न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आया, यहां तक रुक गया, आगे नहीं जा पाया, वापस से क्या हुआ, इस न्यूक्लियस ने क्या किया, उस पर रिपल्सन फोर्स लगाया, तो वापस क्या हो गया, ये यूं लगाया, यूं वापस घूम के चला गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में क्या कह रहे हैं, आर नोट कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि यहां से आ रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, इसकी अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, यहां पर बैलेंस हो गई, मतलब जीरो हो गई। किसके कारण से हुई, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण। फोर्स के कारण क्या बनी, एनर्जी बनी। कौन सी एनर्जी बनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? मतलब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ने इसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दिया, इस कारण क्या हुआ है, रिबाउंड हो गया, वापस से
चला गया। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, न्यूक्लियस और इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब क्या निकाल ले, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले। दोनों क्या कर दें, इक्विवेलेंट कर दें। क्लियर दैट। तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू से रिप्रेजेंट कर लें। के कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या लिया अपने पास, बात समझ में आएगी। Q1 चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इन दो के बीच में निकाल रहे हैं अपन डिस्टेंस R नोट। तो वैल्यू क्या आएगी, K कांस्टेंट, Q1 की वैल्यू 2E ZE, ये 2E ये ZE अपॉन में R नोट। और सिंप्लीफाई करें, K या 2KZE स्क्वायर, क्लियर, अपॉन में R नोट। इक्वेशन नंबर 2। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या कहता है भाई, वही बात, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की, या पोटेंशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की। तो लिख दो, क्या लिख दें, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2kZE स्क्वायर अपॉन R नोट। क्या फाइंड आउट करना था, R नोट। R नोट को ले जाओ उधर, आ जाएगा आराम से अपने पास, क्या आएगा 2kZE स्क्वायर अपॉन K अल्फा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू क्या आ गई अपने पास, R नोट। थोड़ा और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू लिख दें तो mv स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4kZE स्क्वायर, किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये भी R नोट। तो दो वैल्यू मिल गई अपने पास, R नोट क्या वैल्यू मिली, 2kZE स्क्वायर अपॉन K अल्फा या फिर 4kZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। K अल्फा दिया डायरेक्ट वैल्यू याद रख देंगे अपन न्यूमेरिकल्स के अंदर, K अल्फा नहीं दिया गया मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं दी गई है, तो वेलोसिटी मिलेगी अपने को, मास मिलेगा, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा R नोट। जनरली जो R नोट हो है उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करें, तो वो भी निकाल लेते हैं। इसको तो यहां डिफाइन कर देता हूं मैं। क्या क्या वैल्यू चाहिए अपने को, K चाहिए, Z चाहिए, E चाहिए, V चाहिए, इसकी जगह अपने क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो देखो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अल्फा पार्टिकल लिया गया था उसकी एनर्जी क्या ली गई थी अपने पास, लगभग ली गई थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या मानी गई थी, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन बोल दो चाहे मेगा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको, 5.5 मिलियन को सोल्व करें 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं अपन, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। तो 5.5 इंटू 1.6 इंटू -19 है, प्लस का 6 है, माइनस के 13 आ जाएगा क्या, ये क्या आ गया, K अल्फा आ गया। एक चीज तो मिल गई अपने को। Z चाहिए, Z किसका, गोल्ड फॉइल का। Z कितना होता है गोल्ड फॉइल का, 79, आप सब जानते हैं। E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6, सॉरी एल्फा पार्टिकल पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 की वैल्यू ये होती है। सारी वैल्यू मिल गई अपने को, वैल्यू उठा कर रख दें, इस फॉर्मूले में रखें, क्या आएगा अपने पास, यहां से लिख रहा हूं मैं, देखना R नोट इज 2 इंटू K कॉन्स्टेंट, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी सब जानते हो आप। 9 इंटू 10⁹, Z की वैल्यू 79, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन K अल्फा। K अल्फा कितना है आपके पास, 5.5,
इंटू 1.6 इंटू 10⁻13। इन सब को अपन सोल्व करें, इन सबको क्या करें अपन सोल्व करें, तो वैल्यू अपने पास आएगी 4.13 इंटू 10⁻14, या इसमें कह सकते हैं 41.3 फर्मी। फर्मी कितना होता है 10⁻15 होता है। तो न्यूक्लियस की साइज क्या आ गई अपने पास, फर्मी रेंज की आ गई, मतलब 10⁻15 रेंज का क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। वो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या मिल गया आपको एग्जैक्ट 41.3 फर्मी, क्या मिल गया आपको क्लोजेस्ट अप्रोच मिल गई। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो तो देख लीजिए, फटाफट उतार लीजिए इसको, आगे चलते हैं अपन। चले आगे, चलो मिटा रहा हूं। क्लोजेस्ट अप्रोच मिल गया अपने को, ठीक है। अब अपन ये बताएं कि कौन सा पार्टिकल कितनी दूरी से जाएगा, किस प्रकार से डिफाइन होगा, कितना एंगल लेके जाएगा। यदि पास आपका जो एक्सिस है, न्यूक्लियस का जो एक्सिस है उसके पास से जा रहा है तो कितना एंगल लेगा, दूर से जा रहा है तो कितना एंगल लेगा। इस वैल्यू को अपन कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, देखिए छोटा सा बहुत अच्छा सा, ये मान लिया आपका न्यूक्लियस, ये क्या आपका न्यूक्लियस, ये इसका एक्सिस, क्लियर। अब मान लिया अपने पास कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है यहां से, इससे क्या हुआ, ये रिपेल हुआ, डिफ्लेक्ट होगा, ये मान लिया डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो कितना एंगल से मान लिया, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे अपन क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल बी कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इंपैक्ट पैरामीटर है क्या, कि जब कोई पार्टिकल, ठीक है, उसके एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं, जबकि वह पार्टिकल उससे क्या हो, दूर जा रहा हो, ठीक है। इज दैट क्लियर। बात समझ में आ गई होगी आपको, कि जब उससे क्या करे, वो रिफ्लेक्ट होके दूर जा रहा हो, उस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। रदरफोर्ड ने इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल, इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया था। वो रिलेशन क्या था, B इज इक्वल टू 1/4πε0 Z² कोट θ/2 अपॉन K अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Z² कोट θ/2 अपॉन हाफ mv²। अभी फॉर्मूला कहां से आया वहां में नहीं जाना है अपने को केवल ये बना बनाया दिया हुआ है। यदि हम इसको भी डिराइव करें तो अपना सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपने को केवल ये दिया गया है डायरेक्ट, अपने को डायरेक्ट पढ़ना है, इसके आधार पर हम डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। किसकी सूची में रिलेशन था, स्कैटरिंग एंगल थीटा और इंपैक्ट पैरामीटर बी के बिटवीन किसने डिफाइन किया था, रदरफोर्ड ने। किसी तरह से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। किसके इक्विवेलेंट होता है, B इज इक्वल टू 1/4πε0 Z² कोट θ/2 अपॉन K अल्फा। इज दैट क्लियर। अब देखिए छोटी सी इसमें चीज देखिए कि यदि ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है, क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर यदि बहुत ज्यादा है, मतलब यहां तक इंपैक्ट पैरामीटर, कहां तक है भैया, यहां तक इंपैक्ट पैरामीटर है, कि कोई पार्टिकल यूं जा रहा है तो क्या होगा भाई, इस पर न्यूक्लियस का फोर्स लग नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा। मतलब इस कारण इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इस कारण इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो इसके कारण इस पर क्या होगा, कोई भी एंगल नहीं आएगा, मतलब क्या होंगे, सीधे गुजर जाएंगे, मतलब या तो सीधे गुजर जाएंगे या फिर मिनिमम एंगल से क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर दैट, कि इफ इंपैक्ट पैरामीटर, इफ B इज लार्ज,
बी क्या है, लार्ज है। तो थीटा मतलब थीटा कौन सा, स्कैटरिंग एंगल थीटा क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि बी इज स्मॉल, बी छोटा है, मतलब बी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, या इससे भी कम हो गया, तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। बी इज स्मॉल देन थीटा इंक्रीज हो जाएगा, कहां से, 90 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा। इफ बी इज जीरो, बी किसके बराबर आएगा, जीरो, मतलब इसी लाइन पे बी जा रहा है, उसके एक्सिस पे जा रहा है, जो एक्सिस है आपका उसी एक्सिस से बी मूव कर रहा है, मतलब आपका ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बी क्या है, जीरो है। यदि ऐसा हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि यदि बी लार्ज हो जाए तो थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या जाए, जो आपका स्कैटरिंग एंगल है बहुत कम हो जाए, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन बी को छोटा करते जाए तो थीटा एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसी प्रकार यदि अपन बी को 0 कर दें तो थीटा कहां तक पहुंच जाएगा, 180 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ये था आपका इंपैक्ट पैरामीटर, ये सारा अपन ने डिफाइन कर दिया। क्या आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर दैट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि आपका रदरफोर्ड ने इसके बेसिस के आधार पर, इसके आधार के ऊपर अपना मॉडल, एटॉमिक मॉडल किस प्रकार से डिफाइन किया था। क्या वो मॉडल पास हो गया था या फिर उसके बाद भी कोई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस मॉडल को रिजेक्ट किया था, वो अपन कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।